गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण स्टार्ट करेंगे। भाषा, हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को खुद समझते हैं। तो अपने मन के विचारों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं, जो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उसके शेयरिंग का माध्यम या उसको आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वह भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो मन के भावों, विचारों आदि को प्रकट करने का साधन या माध्यम भाषा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा द्वारा अपने मन के विचारों को किसी और को समझाया जा सकता है और दूसरों के विचारों को समझा जा सकता है। मुख्य रूप से भाषा के जो दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। क्योंकि हम अपने मन के विचारों को कभी बोलकर प्रकट करते हैं तो कभी लिखकर। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: भाषा का वह रूप जिससे मन के विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने यहाँ जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़कर समझ रहे हैं, तो लिखे हुए को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसके अतिरिक्त भाषा का एक और रूप होता है सांकेतिक भाषा। जब भाषा का मौखिक और लिखित रूप अस्तित्व में नहीं आया था, उस समय मनुष्य अपने मन के विचारों को हाव भावों द्वारा, एक्सप्रेशंस द्वारा प्रकट करता था। आपने देखा होगा अपनी हिस्ट्री की बुक में कि कई बार पेड़ों पर चित्र बने होते थे। कोई व्यक्ति तीर लिए हुए, कोई दौड़ते हुए, सूर्य का एक गोला बनाकर उस पर किरणें खींच दी जाती थी, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप था। संकेतों द्वारा मन के भावों को समझाया जाता था। आप कभी किसी चौराहे पर गए हो, वहां पर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस का जो हवलदार होता है वह संकेत करके हमें रुकने और आगे बढ़ने का इशारा देता है। विभिन्न भाषाएं। संसार में प्राय सभी समाजों और समुदायों की अपनी अपनी भाषा होती है। इन्हें अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। एक ही भाषा परिवार में जितनी भी भाषाएं होती हैं, यानी कि एक ही भाषा परिवार की सभी भाषाएं जो हैं वो किसी एक मूल भाषा से बनी होती हैं। जैसे भारतीय आर्य परिवार की सभी भाषाएं जो हैं वे सब संस्कृत से बनी हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसके बाद हम भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मातृभाषा, जिस भाषा का ज्ञान बालक को उसकी माता या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा होता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। यदि परिवार के लोगों द्वारा तमिल भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा तमिल होगी। यदि परिवार द्वारा मलयालम बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा मलयालम होगी। परिवार द्वारा हिंदी बोली जाती है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। और यदि परिवार के लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा अंग्रेजी होगी। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी एक देश के व्यक्ति अधिकाधिक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हिंदी हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, वह भाषा जो किसी देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। यानी कि किसी भी देश के ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वह लैंग्वेज उस देश की, उस नेशन की जो है राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में
हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया 14 सितंबर 1949 को, और तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी और देश के सभी कार्यालयों में हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है संपर्क भाषा। जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी आपसी संपर्क करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करने के लिए, जिस भाषा का प्रयोग किसी देश के निवासी आपसी संपर्क करने अर्थात अपने मन के विचारों को साझा करने के लिए प्रयोग करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अब हम पढ़ेंगे भारत की भाषाओं के बारे में। भारत एक विशाल देश है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पर अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यहाँ अनेक राज्य हैं जिनमें अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, उस संविधान के द्वारा 22 लैंग्वेजेस यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उनको मान्यता दी गई है कि वे भाषाएं हैं जिनका प्रयोग भारत में किया जा सकता है। इन भाषाओं में असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, डोगरी, हिंदी, बोडो, मैथिली और संथाली आदि हैं। फिर भी हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। फिर भी हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। अर्थात हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और जो लोग हिंदी अपने परिवार में बोलते हैं और अपने परिवार से सीखते हैं, उन लोगों के लिए हिंदी मातृभाषा भी है। हम अब पढ़ेंगे लिपि के बारे में। मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते समय हमारे मुंह से कई ध्वनियां निकलती हैं, परंतु जब हम इसको लिखते हैं तो उसे एक स्थायी रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी। और लिखते समय इन ध्वनियों के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। यानी कि हमारे मुख से जो ध्वनि चिन्ह निकल रहे हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकल रही हैं, उन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निश्चित किए हैं वे क्या कहलाते हैं? लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग या तरीका। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपि समान होती है। यहाँ कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ कुछ भाषाओं व उनकी लिपियों की जानकारी दी जा रही है। भाषा, लिपि और लिखने की विधि। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और यह बाईं से दाईं ओर यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं की ओर। उर्दू, अरबी और फारसी, इनकी लिपि फारसी है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली की लिपि देवनागरी है। देवनागरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और उर्दू, अरबी, फारसी की लिपि फारसी है जिसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर इसे लिखा जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि रोमन लिपि में लिखी जाती है और ये भी हिंदी की तरह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी की तरह ही बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह एक अक्षरिक लिपि है। अक्षरिक मतलब अक्षर वाली लिपि। इसमें वर्ण व मात्राओं को
मिलाकर लिखा जाता है या इसमें वर्ण व मात्राएं मिलाकर लिखी जाती है। जैसे क धन अ धन म धन आ धन न धन अ, क धन अ क, म धन आ मा, न धन अ न, कमान। इस प्रकार हमारा ये द्वितीय वाला टॉपिक पूरा हुआ।